बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे ज़ख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशतगर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़ेह हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़ेह हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आए ये जो अब आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है, जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। आवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछें कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम $150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लेकिन और इसका जिम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूँ। सवाल ये है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये जो सारा तारीख है इस खित्ते की, यानी खित्ते का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफगानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहाँ से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफगान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज़्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था।
اور انہوں نے ہمارے ساتھ پوری حمایت کا اعلان کیا کہ وہ جو ادھر سے افغانستان سے دہشت گردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں، جس میں آئیسل بھی تھی، جس میں ٹی ٹی پی بھی تھی، جس میں بی ایل اے بھی تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا، ہماری حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد یہ جو لوگ آئے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، اس طرف ٹائم ہی نہیں دیا۔ آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشت گردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے؟ ساری دنیا کے چکر مارے، کسی فورن منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا دنیا کے چکر مارنے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کا کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا۔ ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا جبکہ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جبکہ ایک نئی حکومت آئی تھی جو پرو پاکستان تھی، جو غنی حکومت تھی، وہ پرو انڈیا تھی۔ میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر مودی کے سامنے، اور میں آخری کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی، جدھر ہندوستان بھی تھا اور ریپرزینٹیڈ، اور ادھر افغانستان بھی تھا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی، میں گیا بھی کابل پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان، ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے، اس کو پاکستان بھی بلایا۔ اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے 10,000 اپنے ہوتے ہوئے آپ کی جان بھی چلی جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو قربانی دینی چاہیے اپنی آزادی کے لیے، آزادی رائے کے لیے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے، کیونکہ جب تک ایک قوم آزاد نہیں ہوتی دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ وہ میں بار بار آپ کو مولانا رومی کا وہ جو ان کی ایک کہات ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں چوٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ غلام زمین پہ رینگتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ 25 کروڑ کی آبادی ہے، آج مجھے بتائیں ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ وہ جا کے بلاول بھٹو کتنی دفعہ امریکہ گیا ہے، پتہ نہیں کتنے ہمارے ڈالر خرچ کیے اس نے وہاں، اور جب نریندر مودی وہاں گیا تو اس کو ایسا انہوں نے جس طرح کا استقبال دیا، اور اس کے بعد بائی لیٹرل ٹاک تھی ان دونوں کے بیچ میں، امریکہ اور انڈیا۔ پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا کہ جی دھمکی دی کہ دہشت گردی بند کرو، یہ حیثیت رہ گئی ہے۔ ہندوستان جاتا ہے بلاول بھٹو جو ان کا فورن منسٹر اس کو ذلیل کرتا ہے، میں نے کبھی کسی کانفرنس میں ایک ہوسٹ ملک جو ہوسٹ کر رہا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی ذلت۔ تو کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ یہ ہماری حیثیت ہے، کیونکہ غلاموں کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں آج آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے رائے حق کے لیے ایک ظالم کے سامنے اپنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لیکن ظلم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے منع کیا۔ انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر ہے موت۔ اور صدیوں تک ہر وقت جب مسلمان ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ان کو یاد آتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا لیا۔ یہ میں آپ کو ایک جو برطانیہ کی تاریخ ہے اس میں سے ایک واقعہ بتا دوں۔ برطانیہ کا ایک ہنری اس کا نام تھا، جو ان کا بادشاہ تھا، اس کا بڑی قریب دوستی تھی ایک جج تھا سیمول بیکٹ۔ وہ جو جج تھا اس کو وہ بنا دیتا ہے چیف جسٹس بنا دیتا ہے۔ ایک
केस चाहता है कि बादशाह कि ये तुम मेरे लिए फैसला करो। उसका अपना दोस्त जो उनका जो चीफ जस्टिस होता है वो खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं ये नाइंसाफी है। उसको धमकियां देता है, डराता है, धमकाता है, दोस्ती जताता है। सैमुअल बेकेट कहता है मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। आखिर में उसको फांसी दिलवा देता है, वो पीछे नहीं हटता, मरने के लिए तैयार हो जाता है। बर्तानिया के जज सारा जस्टिस सिस्टम याद रखता है उस आदमी को। सदियों तक जब भी जज खड़ा होता था तो उसके भी ज़हन में आता था कि सैमुअल बेकेट था। पाकिस्तान में जजेस देखे, हमारे जजेस जस्टिस कॉर्नेलियस मुसलमान तो नहीं थे। सब जुडिशरी उनको याद करती है, रिस्पेक्ट करती है। सबको पता था कि इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। आज भी वही दिन है। हमारे जजेस के बीच में नजर आ रहा है कि एक दो जजेस खड़े हो गए हैं इस जुल्म के निज़ाम पे, धमकियों के बावजूद वो खड़े हो गए कि लोगों के इंसानी हकूक के लिए, और वो लोग याद कर रहे हैं उनको, घरों में उनकी बात हो रही है। मैं आज अपनी जुडिशरी को कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क को बिल्कुल गुलामी से बचाने के लिए आप रोक सकते हैं। हम तो खड़े हैं। मैं तो आपको ये वाज़े कर दूं कि मैं जब तक जिंदा हूं मैंने तो इसे कबूल नहीं करना कभी, इस जुल्म को, ना इस गुलामी को। लेकिन मैं अपनी जुडिशरी से कहता हूं कि ये वक्त है, आप में से वो लोग हैं जो एक वक्त याद रखेंगे, जो नाम होगा कि जी वो देखें वो आदमी जब ये मुल्क को गुलामी की तरफ लेके जा रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जा रहे थे, कि जिन लोगों के घरों में घुस के औरतों को, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, घर लूट लेते हैं, रिश्तेदारों को कलेक्टिव पनिशमेंट सिर्फ इसराइल देता है फलस्तीनियों के खिलाफ, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ देते हैं। FCR जो थी जब अंग्रेज हुक्मरान था वो देता था कबायली इलाके के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट कि एक फर्द अगर नहीं है तो उसके रिश्तेदार पकड़ के ले जा जाते थे। लेकिन आजाद माशरों में कोई कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती, और ये हमारे यहाँ खुलेआम हो रही है। बच्चों को उठा के ले जाते हैं, रिश्तेदारों को ले जाते हैं। तो मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो आप में से स्टैंड लेता जाता है, इंसाफ के लिए खड़ा होता है, लोगों की आज़ादी के लिए, लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन उनको भी देख रहे हैं जो वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, जो पहले से गिरे हुए हैं, ताकत के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, उनको भी, उन जजेस को भी लोग देख रहे हैं, उन सहाफियों को लोग देख रहे हैं। अरशद शरीफ हमेशा याद रहेगा इस कौम को कि उसने बजाय ये कि अपने ज़मीर का सौदा करे, वो मुल्क छोड़ के चला गया और वहां उसको शहीद किया गया। हो गए जिनको इन्होंने जेलों में डाला है, गुलाम हुसैन, औरिया मकबूल जान, समी इब्राहिम, एयाज अमीर, ये लोग इनको याद रखेंगे कि इन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ये खड़े हुए राय हक पे लिए। और यही होता है, फ़र्क इंसानों में ये है। सारे अल्लाह के नबी इंसाफ के लिए स्टैंड लिए, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की उन्होंने मक्का में, जब उनकी आज़ादी राय ली गए कि एक खुदा है, कितनी मुश्किलें उन्होंने उठाई। लेकिन हम हमेशा उनको, और हमें अल्लाह कहता है उनके रास्ते पे चलो, और हम यहाँ जुल्म के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा कि सारा मुल्क का ऊपर गंद ऊपर बैठा दिया, और हमें कह रहे हैं कि जी अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपके घर तोड़ देंगे, आपको जेलों में डाल देंगे, आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, और हम हमें डरा के जनाब के भेड़ बकरियों की तरह हमें रखना चाहते हैं। ये है वक्त स्टैंड लेने का। और मैं सबसे ज़्यादा आखिर में अपनी पार्टी का, कि मेरी पार्टी का ये मुश्किल वक्त जो आया, एक तरह मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा नज़र आया अपने लोगों का कि कौन कितने पानी में था, किसका कितना नज़रिया था, कौन अपॉर्चुनिस्ट थे, और जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ऐसे स्टैंड लेने के काबिल हैं, खड़े हो गए वो।
मुश्किल वक्त के सामने खड़े हो गए। मेरी नहीं, वो नेचुरल लीडर्स बन रहे हैं अब। और इंशाल्लाह इस पार्टी में मैं इलेक्शन करवाऊंगा पहले मौके पे। नेशनल लीडरशिप नेचुरल हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप निकलेगी, और ये होगी इंशाल्लाह वो असल तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क के अंदर जो 27 साल पहले मैं निकला था, इंसाफ का, अदल और इंसाफ इस मुल्क में सबसे पहले कायम करेंगे, फिर ये मुल्क खुशहाल होगा। वो इंशाल्लाह वो लीडरशिप निकल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।